गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था प्लांट हार्मोन्स के बारे में, फाइटो हार्मोन, प्लांट रेगुलेटर जिसको कहते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। जस्ट वही है, थोड़ा सा हायर वर्जन है उसका। और जैसा कि आपको पता है, एनटीए जो भी एग्जाम लेता है नीट वगैरह का, सारा आपको एनसीईआरटी से करना होता है। पर एक सप्लीमेंट्री बुक के तौर पे ये हमारी एलिमेंट्री बुक है, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो और साथ में एनसीईआरटी को कंसंट्रेट जरूर करें। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए थोड़ा सा ये, क्योंकि कोई भी टॉपिक आता है तो वो कुछ अलग टॉपिक से रिलेटेड भी होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं, देखिए कोई भी जब बीज होता है ना, सीड्स ऑफ फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे डाइकोट सीड लिख लीजिए। डाइकोट सीड के अंदर क्या होता है, दो कोटिलेडन्स होते हैं, जैसे मूंगफली की गिरी होगी, राजमा होगी, बादाम हो गया, काजू हो गया, है ना, इक्वली दो पार्ट हो जाते हैं इसके। ये दो कोटिलेडनस होते हैं। कोटिलेडनस को एम्ब्रियोनिक लीफ बोलते हैं। जब पौधा उगेगा ना, जो पहले लीफ आएंगे ना, वो थोड़े थिक होते हैं, वो इनडायरेक्टली दिखाएं तो कोटिलेडनस ही होते हैं। कोटिलेडनस जो होता है, इसके साथ में एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है, और कोटिलेडनस के ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, इसको सीड कोट कहते हैं। ऊपर साइड में ज्यादा डार्क होती है, जैसे चना जब खाते हैं तो ऊपर वाली ज्यादा डार्क होती है, उसको हम बोलते हैं टेस्टा। और नीचे वाली का नाम क्या होता है, टैगमेंट। नीचे वाली का नाम क्या हो गया है, टैगमेंट। ये दो हो गए कोटिलेडनस जो बाद में लीफ बनाएंगे। ठीक है, और ये एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का वो पार्ट जो जमीन के ऊपर रहे ना, उसको इपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हमें इपिकोटाइल। और जो जमीन के नीचे रहे उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे, इसके अब वो जो पोर्शन होता है जो जमीन के ऊपर आए, जैसे ये एम्ब्रियो उगने लग गया, ये जमीन के ऊपर आया है तो ये इपिकोटाइल, और नीचे गया है तो ये हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल जो ये बनाता है, जो शूट बनाए ना, इसको बोलते हैं पल्म्यूल। पल्म्यूल का मतलब विच फॉर्म शूट। और जो रूट बनाए उसका नाम होता है रेडिकल। पल्म्यूल की टिप का नाम होता है सिलोपटाइल, और रेडिकल रूट्स की टिप का नाम होता है सिलोराइजा। यानी एम्ब्रियोनिक रूट का नाम होता है रेडिकल, एम्ब्रियोनिक शूट का नाम होगा पल्म्यूल, पल्म्यूल की टिप का नाम सिलोपटाइल, और रूट की टिप का नाम सिलोराइजा। मान लीजिए ये स्टेम है, ये पल्म्यूल हो गया, जो टिप होगी ना इसकी, ये हो गया सिलोपटाइल। मान लीजिए ये रूट है, क्योंकि रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है, जमीन की तरफ जाती है, तो ये होगी रेडिकल, और इसकी टिप का नाम क्या हो गया, सिलोराइजा। ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा याद रखना इसको। और दूसरे नंबर पे हम ये देखो, ये है इपीजियल मेथड ऑफ सीड जर्मिनेशन। इपीजियल और हाइपोजियल दो तरह का सीड जर्मिनेशन होता है भाई। जैसे ये राजमा दिखा रखी है, बीन सीड होता है। कोई भी डाइकोट जो सीड होता ना, जैसे आम की गुठली आपने बरसाती सीजन में उगती हुई देखी होगी, नीम की निमोली जो होती है, फ्रूट होता है नीम का, अजाडिरेक्टा इंडिका का, तो उसका जो बीज उगता है, या आम की जो गुठली उगती है, तो क्या होता है, सबसे पहले देखो ये रेडिकल बन गई यहां से, और रेडिकल बनने के बाद ये रेडिकल रूट बना दिया। अब ये ऊपर उठेगा, और ये सीड जमीन के नीचे ना रह के ऊपर आ गया, ये सीड कोट गिर गए, और जो ये पहले जो कोटिलेडनस बने ना, ये फूड को स्टोरेज करते हैं, ताकि जब तक नए लीफ ना बने तब तक ये उनको एनर्जी देते रहते हैं। यानी ये जो दो कोटिलेडनस थे ना, इसके जो इक्वली दो भाग थे इसके, एक दो, ये वही है। तो जिसमें ऊपर आ जाए बीज, कोटिलेडनस जमीन से ऊपर आ जाए, उसका नाम होता है इपीजियल मेथड ऑफ सीड जर्मिनेशन। और जैसे गेहूं के अंदर, चावल के अंदर, मक्के के अंदर, बाजरा के अंदर, ये सारे मोनोकोट होते हैं। इनके जो बीज होते हैं वो जमीन के नीचे ही रहते हैं, और पौधा ऊपर बढ़ जाता है।
तो जिसमें अंदर ही रहे, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड ही रहे, उसका नाम होता है हाइपोजियल मेथड ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो पूछा जाता है नीट में कई बार, इपीजियल सीड जर्मिनेशन का मेथड होता है किसमें होता है, वो डाइकोट में, और मोनोकोट में क्या होता है, हाइपोजियल मेथड ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होती है, इरिवर्सिबल चेंज होती है। जैसे हम जाइगोट से बड़े बन गए, तो जाइगोट से पहले क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, माइटोसिस डिवीजन एक तरह का, ठीक है, और वो बनने के बाद क्या बन गया, एक सेल, दो, एक से जाइगोट से एक से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ, आठ से 16, मोरुला स्टेज होगी ना, मोरुला, फिर क्या बनाई, कैविटी बन गई ब्लास्टोसील, और मोरुला की कैविटी जो सेल होती है ऊपर एक कोने में रेंज होगी, एम्ब्रियोनिक नोब कहते हैं, उसका नाम होगा ब्लास्टोसील कैविटी, और स्टेज का नाम हो गया ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम होता है इसका, ब्लास्टोसिस्ट का नाम क्या हो गया, ब्लास्टुला। क्या नाम हो गया, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो बनता है उसके बाद क्या बन गया, तीन लेयर बन गई, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रूला। क्या बोलेंगे इसको हमें, और गैस्ट्रूला का मतलब होता है थ्री लेयर फॉर्मेशन, एपिड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। अब एपिड्रम से जो एक्टोड्रम है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। अब एक्टोड्रम से स्किन और नर्वस सिस्टम बना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको, यानी एक्टोड्रम लेयर से जो सिस्टम बना है, डेस्टिनेशन जो बना है हमारा, जैसे एक्टोड्रम से बनता है स्किन और नर्वस सिस्टम, एंडोड्रम से बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी सब मोस्टली सिस्टम किससे बनते हैं, मीजोड्रम से बनते हैं। तो ये एक्टोड्रम से स्किन और नर्वस सिस्टम बनना बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, और ऑर्गन बन गए भाई। अब ग्रोथ जो होती है ना, वो एक तरह से कहीं तो हम इरिवर्सिबल चेंज है। अब हम बड़े हो गए, क्या वापिस जाइगोट बन सकते हैं क्या, नहीं। तो इरिवर्सिबल चेंज है बॉडी के अंदर, उसको ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ भी दो तरह की होती है, एक तो सेल का साइज बढ़ जाना, ये भी ग्रोथ है, एक सेल का नंबर बढ़ जाना, ये भी ग्रोथ है, ठीक है। अब मैं कह दूं भाई हाथी की सेल बड़ी होती है या चूहे की सेल बड़ी होती है, तो दोनों की सेल इक्वल साइज की होती है, दोनों यूकैरियोट्स हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती हैं एलिफेंट के अंदर, है ना, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होती हैं एलिफेंट के अंदर, साइज ये दोनों यूकैरियोटिक का लगभग सेम होता है। नेक्स्ट है भाई, ये देखिए, एक अपरेंट ग्रोथ वही होती है। अपरेंट ग्रोथ का मतलब ही क्या हो गया, सेल का साइज बढ़ जाना, और रियल ग्रोथ का मतलब सेल का नंबर बढ़ जाना। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी आई थी भाई, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जब पौधे की हाइट बढ़े ना, वो प्राइमरी ग्रोथ। जब पौधे की डायमीटर, पेड़ की डायमीटर या गिर्थ बढ़ जाए, यानी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है भाई, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है, डाइकोट में होती है, मोनोकोट में नहीं होती, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नाम की रिंग होती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होती है, कैम्बियम, यानी ये जाइलम, ये फ्लोएम, और बीच में क्या होती है, कैम्बियम। इस कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से नए जाइलम और नए फ्लोएम बनते हैं, जिसकी वजह से डायमीटर पौधे की बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब मोस्टली ग्रोथ पौधे के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की होती है, किसकी, मेरिस्टेमेटिक की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं विच कैन डिवाइड, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड ना करें। एक आता है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। टीएच हक्सली ने बोला था कि भाई प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रहा है तब भी ग्रोथ हो रही है। एक आता है टर्म प्रोटोप्लास्ट, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर 11th क्लास में पढ़ा था, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। जब रूट फॉर्मेशन होती है ना, दो तरह की रूट होती है बेसिकली, एक तो होती है एडवांस्टिटियस रूट सिस्टम, ये जैसे प्याज के अंदर होती हैं एडवांस्टिटियस रूट सिस्टम, ठीक है, ये डीप फीडर नहीं होती, सरफेस फीडर होती है, मोनोकोट होती है ये। और जैसे डाइकोट में ये प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, और ये होती हैं रूटलेट्स, इसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। ये डाइकोट में होती है, इसमें होते हैं ये
डाइकोटोमी, जनरली याद रखो ये। अब जब इसका डिटेल डायग्राम देखते हैं तो सबसे ऊपर होती है यहां पे एक रूट कैप। ये रूट कैप इसलिए होती है ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह शुरू में इसको इन्फेक्ट ना कर सके। रूट कैप के जस्ट नीचे होती है जोन ऑफ, देखो ध्यान से, फॉर्मेटिव फेज, जोन ऑफ फॉर्मेशन या फॉर्मेटिव फेज बोलते हैं इसको। रूट कैप के जस्ट नीचे होता है ये। उसके बाद होता है जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, उसके बाद होता है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन या मेचुरेशन, और इसी जोन के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी 99% वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो रूट हेयर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? रूट हेयर्स के। और रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, यहां तक रूट का हमें स्ट्रक्चर जोन ऑफ मेचुरेशन होगा, मेच्योर होगी शायद। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ होती कहां पे है बेसिकली। नेक्स्ट है एक, देखिए ग्रोथ कर्व आएगी, आगे भी पढ़ा देंगे हम इसको। ग्रोथ कर्व जो आती है, जैसे एक होता है ये जे शेप्ड कर्व, ठीक है। इस साइड में ले लिया हमने ग्रोथ और इस साइड में ले लिया टाइम। जे शेप्ड कर्व जो आती है, इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया ले लिए। अब एक स्टेज आएगी कि बैक्टीरिया 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करेंगे। और जैसे ही एक स्टेज आ जाएगी कि एन नंबर ऑफ बैक्टीरिया सीधे 2n बदलेंगे, 2n से सीधे 4n बदलेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? खाना तो लिमिटेड है, खाना खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खाना खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। यानी दो ही फेज होती हैं इसमें, एक तो होती है लेग फेज, एक होती है लॉग फेज। और लॉग फेज का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंशियल फेज। यानी शुरू में तो बैक्टीरिया ने एडजस्टमेंट में टाइम लिया, धीरे धीरे ग्रोथ हुई, इसको बोलते हैं लेग फेज। फिर बैक्टीरिया को जब बैक्टीरिया वेल एडजस्ट हो गया तो बैक्टीरिया ने मल्टीप्लीकेशन शुरू किया, और मल्टीप्लीकेशन तब तक किया जब तक खाना खत्म नहीं हो गया। मान लीजिए आटे का आपके पास बर्तन रखा हुआ है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होगी, तो एक बार हो सकता है बैक्टीरिया ग्रोथ होने में 6 महीने लगे, पर 6 महीने बाद एकदम से सारी चीज, सारा आटा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब खाना खत्म हो गया तो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। तो दो ही फेज होगी, लेग फेज या लॉग फेज। ये जो जे शेप्ड कर्व है, ये कहां होती है भाई? जे शेप्ड कर्व कल्चर मीडिया में होती है। कल्चर मीडिया में जब बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं तो वहां आती है। इसकी +2 क्लास में उमन, ये क्या नाम है, इकोलॉजी आएगी, उसके अंदर भी ये टर्मिनोलॉजी आती है, dN/dt इज इक्वल टू RN, भी इतनी आती है लेग फेज की। और लॉग फेज यानी जो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होती है। और पर जो ह्यूमन की वाली ग्रोथ कर्व होती है, वो होती है सिग्मोइड कर्व। कौन सी होती है वो? सिग्मोइड कर्व, यानी ऐसी, इस तरह एस शेप के। यानी इसके अंदर आप देखो, ये जो सिग्मोइड कर्व होती है, सबसे पहली लेग फेज, यानी जैसे अर्थ के ऊपर जब ह्यूमंस आए तो यहां पे धीरे धीरे क्या हुआ? एडजस्टमेंट में टाइम लिया, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ाई, फिर पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ी। अब यदि बात करूं मैं इंडिया की, तो अब पहले तक तो यहां बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे ये पॉइंट आ चुका है, इसको ए फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ए फ्लेक्शन पॉइंट। ए फ्लेक्शन पॉइंट वो होती है जहां पे पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही थी ना, उस रेट से नहीं बढ़ती, थोड़ी सी स्लो होनी शुरू हो गई है, फिर क्या हो जाती है? कांस्टेंट। अब बाकी देश डेवलप कंट्री हैं, वो तो कांस्टेंट में जा चुके हैं, पर अब हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। यानी हम जस्ट इस स्टेज से अब थोड़ा सा इस पॉइंट पे आए हैं। अब लोग कॉन्शियस हो गए हैं पॉपुलेशन की वजह से, तो पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही थी ना, उस रेट से अभी नहीं बढ़ रही है, तो जस्ट वहां पे क्या हो गया? ये एडजस्ट अभी कांस्टेंट होने की कोशिश कर रही है।
इसका नाम क्या हो गया, ए फ्लेक्शन पॉइंट। फेज कौन कौन से हो गए, लैग फेज, लॉग फेज, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना, लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल, फिर क्या होता है, तो यहां पे क्या होने लग जाएगा, स्टेशनरी होने लग जाएगी। तो ये जो कर्व है, ये सिग्मोइड कर्व है, इसका जो इक्वेशन बनती है dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के माइनस एन बाई के, इससे चलेगी। अब ये देखिए ध्यान से, अब पौधे की जो ग्रोथ मापेंगे, भाई पौधे में ग्रोथ हो रही है कैसे पता लगेगा। अब मान लीजिए आप जनवरी में किसी पौधे को देखा, उसमें 4 पत्ते लगे हुए थे, फरवरी में भी 4 लगे हुए हैं, क्या ग्रोथ हुई है, बिल्कुल हुई है। हो सकता है वो जो जनवरी में पत्ते थे वो टूट गए हो, नए आ गए हो, ये तो देखना पड़ेगा ना आपको। अब आप 4 पत्ते हैं, 4 पत्ते ही देख के बता रहे हो कि ग्रोथ नहीं हुई जी, हो सकता है वो 4 टूट चुके हो, उससे भी नए आ चुके हो, वो भी टूट चुके हो, उसके बाद भी वो 4 आ गए हो। तो वो कैसे पता लगेगा, एक तो बायोमास देख के, दूसरा पत्ते का साइज देख के, तीसरा डायरेक्ट देखेंगे तो हाइट माप लो, आज पौधे की हाइट 2 फीट की है, 1 महीने बाद उसकी हाइट 2 फुट 3 इंच होगी, तो ग्रोथ हुई है ना उसकी। तो ये तो आप सीधा हाइट माप लो इससे। या जहां पे पौधा लगा हुआ है, जैसे गमले के अंदर आपने क्या किया, पौधा उगाया, तो इसकी जो टिप रीजन के ऊपर माइक्रोस्कोप सेट कर जाओ, ठीक है। अब यहां से जब देखोगे यहां तक फिट है, छोड़ दो उसको वहीं पे। अब 1 वीक के बाद देखो, ये ऊपर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि बहुत स्लो ग्रोथ होती है। अब आप बड़े हो गए धीरे धीरे, मम्मी पापा को लगता तुम बड़े हो गए, पर धीरे धीरे बड़े तो हो रहे हो ना, क्योंकि आप 24 घंटे उनकी आंखों के सामने रहते हो। अब आपने कोई बच्चा 1 साल पहले देखा है आपने किसी रिलेटिव का, और आप 1 साल बाद देखोगे तो आपके मन में तो वही इमेज है कि वो बच्चा इतनी साइज का है, ऐसे बोलता है। अब 1 साल के बाद तुम देखोगे चेंज हो गया इसके अंदर, तो क्योंकि जब गैप के बाद देखते हैं ना, काफी टाइम इंटरवल के बाद, तो आपको ग्रोथ महसूस होती है। उसी तरह माइक्रोस्कोप लगा के। तीसरा यदि बात करें, ऑक्जेनोमीटर है ये, यानी एक पुल्ली लगा रखी है यहाँ पे, ये पौधे की टिप पे बिल्कुल हल्का सा घुमाना है, ऐसा नहीं कि पौधे का पत्ता ही टूट जाए। तो धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होगी ना, तो ये घूमेगा, तो ये जो नीडल है ये बता देगी कितनी ग्रोथ हुई है। इसको आर्क ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हमें, आर्क ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक ऑक्जेनोमीटर या पेफर ऑक्जेनोमीटर भी कहते हैं। इसमें डबल पुल्ली लगाई जाती है। डबल पुल्ली का मतलब, जैसे ही पौधे की ग्रोथ होगी तो ये जो थ्रेड है ये घूमेगा, तो ये दूसरी पुल्ली भी घूमेगी, तो ये भी थोड़ा सा नीचे से पेंसिल है ऊपर उठेगा। ये एक मशीन लगा दी हमने, ये मशीन में जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लगा रखा है, इसके ऊपर पेपर है और ये पेंसिल है मार्कर की, ये घूमता रहता है ऐसे। अब घूमेगा तो जो पेंसिल है वो थोड़ा थोड़ा सर्कल के रूप में घूमेगी ना, इसके ऊपर इमेज सर्कल सा बन जाएगा, तो थोड़ी बहुत भी ग्रोथ हुई होती है वो पता लग जाएगा हमारे को। इसमें तो ज्यादा बड़ी ग्रोथ में पता लगेगा, इसमें बिल्कुल तो थोड़ी सी भी ग्रोथ होगी उससे हमारे को पता लग जाएगा कि पौधे में ग्रोथ हुई है या नहीं। ऑक्जेनोमीटर क्या काम करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पौधे की ग्रोथ को बताता है, ठीक है। यदि बता रखा जैसे dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होती है, जे शेप्ड कर्व होती है, ठीक है। इसका ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ जाए या ये डायग्राम दिखा जाए तो नाम दोनों का क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या जे शेप्ड कर्व। ये कब होती है, बैक्टीरिया इन कल्चर मीडिया। और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें कौन सी होती है, ये सिग्मोइड कर्व होती है, लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं। लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन और स्टेशनरी, ये 5 स्टेप होते हैं। इसमें dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन था ना, इसमें k माइनस एन बाई के भी जोड़ दो। k जो होता है ये कैरिंग कैपेसिटी है, n का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना, एट ए टाइम t, और r का मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये याद कर लो क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन नीट में मिल जाता है आपको। dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, देखो छोटी करो है ना तो छोटी इक्वेशन है, बड़ी करो है ना तो बड़ी इक्वेशन है, इसमें ये और ऐड हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, ये कर ही लिया हमने। हाँ भाई, कंडीशन फॉर ग्रोथ।
कंडीशन फॉर ग्रोथ। कंडीशन क्या क्या चाहिए पौधे को ग्रोथ करने के लिए? प्लीज ध्यान से देखिए भाई। न्यूट्रिशन चाहिए उसको, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और लाइट चाहिए। ऐसे ग्रोथ हो जाएगी, पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट है, अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं है इसकी है। मैंने बताया था एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम से क्या बनता है? ऑर्गन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिफरेंशिएशन। क्या नाम होता है इसका? एक बात बताइए आप, हमारे अंदर रीजनरेशन पावर लीवर में है, पक्षियों की चोंच में होती है, सैलेमेंडर जो एम्फीबियन होता है, ठीक है ना, उसका पैर भी कट जाए ना दोबारा आ जाता है, छिपकली की पूंछ भी दोबारा आ जाती है, लिजार्ड्स की, क्योंकि उनकी रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है। अब एक बात बताता हूं आपको कि मान लीजिए सैलेमेंडर है, सैलेमेंडर का पैर कट गया, यानी सेल उसकी डिफरेंशिएटेड होकर ऑर्गन बना दिया था ना उसने। जैसे ही पैर कट गया उसका, तो ये इस तरह से मान लीजिए ये पैर था उसका, ऐसे पैर कट गया उसका, एम्पुटेशन हो गया उसका ये, तो यहां पे जो सेल हैं कटने के बाद, ये तो सेल डिफरेंशिएटेड थी ना, ये 10-15 दिन के बाद डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डी डिफरेंशिएट। यानी डिफरेंशिएटेड सेल कैन नॉट डिवाइड, इसलिए सेल का क्या हो जाता है? वापिस से डी ग्रोथ होती है, डी डिफरेंशिएशन होगा। डी डिफरेंस होकर सेल डिवाइड कर सकती है, और डिवाइड करके दोबारा रीडिफरेंशिएट होके नया पैर बना देंगे। 75 डेज लगते हैं इसके, तो नया पैर बन जाता है। यानी पहले क्या हुआ था? एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम से डिफरेंशिएशन। जब कट लग गया, चोट लगी, तो वहां की कोशिकाओं ने क्या किया? सेल ने डी डिफरेंशिएटेड किया। डी डिफरेंशिएटेड सेल कैन डिवाइड। अब डिवाइड होने के बाद फिर दोबारा डिफरेंशिएशन होकर नया पैर बना दिया। दिस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ऑर्गन बना देना। अब ऑर्गन कट जाए तो सेल वापस क्या हो जाती हैं? डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड सेल कैन डिवाइड, और रीडिवाइड होके वो दोबारा रीडिफरेंशिएशन करते हैं, जिससे वो ऑर्गन दोबारा बनता है। अब इसमें भी यदि ऑर्गन बिल्कुल सेम बन गया है जो पहले था, वो तो ठीक है। यदि उसकी शेप चेंज होगी तो उसको बोलते हैं हेटेरोमॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे? थोड़ा सा शेप चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है। अब आ जाओ भाई आगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चैप्टर शुरू हो गया भाई। ये इसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी आती है, यहां पे देखो ध्यान से। 5 तरह के फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। एनडी वाले बच्चे भी ध्यान दे सकते हैं इस पे, जो तैयारी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। सबसे पहला होता है भाई इंडोल कंपाउंड, इंडोल एसिटिक एसिड वाले, एडेनाइन डेरिवेटिव फुरफ्राइल एमिनोप्यूरिन साइटोकिनिन वाले, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनोइड्स, ठीक है, एंड फैटी एसिड जैसे एब्सिसिक एसिड हो गया, टार्पिन वाले हो गए जैसे गिबरलिक एसिड हो गया, और गैस होती है इथाइलिन हार्मोन। गैस क्या होती है? इथाइलिन हार्मोन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का पहला ही क्वेश्चन आता है, क्या ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, या न्यूट्रल है? इट इज वीकली एसिडिक हार्मोन। दूसरा अनसैचुरेटेड रिंग होती है इसके अंदर। चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा था फ्रांसिस डार्विन 1880 के अंदर, उन्होंने कैनरी ग्रास एक पौधा होता है उसके क्या किया? स्टडी किया। तो उन्होंने देखा भाई, जैसे आपको 10वीं क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया होगा, ये पूरा पूरा बंद कमरा है, यहां पे हमने एक पौधा उगा दिया, लाइट क्योंकि एक ही दिशा से आ रही है, तो जो ये इसकी जो टिप है सिलोपटाइल, वो धीरे धीरे लाइट की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोफिज्म। क्या बोलेंगे? लाइट से अवे जाए, नेगेटिव फोटोट्रोफिज्म। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो टिप रीजन होती है ना किसी भी स्टेम की टिप, इसको क्या बोलते हैं? सिलोपटाइल। डार्क साइड जो यहां पर लाइट पड़ी है, जो डार्क साइड है ना इसकी, इसमें ऑक्सीजन बनता है।
क्या बनता है इसमें? अब ज्यादा ऑक्सीजन बन गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सेल का साइज भी बढ़ा देगा, सेल का उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा इकट्ठे कर देगा, इसलिए यहां पे ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है वो ज्यादा बढ़ेगा, तो जिसमें ग्रोथ कम हो रही है वो उसके ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर आ गया, ठीक है, तो आपको पौधा मुड़ा हुआ दिखाई देने लग जाता है। मान लीजिए देखो ये दो, एक सिलोपटाइल है, ये दो पार्ट में दिखा दिया मैंने। यहाँ पे वो हिस्सा जहां पे लाइट गिर रही है, यहाँ पे ये हिस्सा जिसमें लाइट नहीं गिर रही, तो इसमें ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ज्यादा ग्रोथ होगी तो ये इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो सपोर्ट के लिए इसके ऊपर आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो लाइट की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो कैंद्रीय ग्रास हुई थी जिसमें डार्विन ने स्टडी किया था, ठीक है, डीकैप्चुएटेड, एक दूसरा लिख रखा है कि मान लीजिए किसी भी स्टेम की आप टिप को निकाल दो, किसी भी स्टेम की आप टिप काट दो ऐसे, ये नहीं मुड़ेगा, क्योंकि बनता सिर्फ ऑक्सीजन कहां पे है? टिप रीजन पे पड़ता है, सिलोप्टाइल रीजन पे पड़ता है, ठीक है ना। तो जो टिप रीजन पे बनेगा, कोलिप्टाइल सिलोप्टाइल जो भी आप बोलो, ठीक है, तो यहां पे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से ही ये मुड़ पाता है। दूसरा, अब बनता टिप में है, ट्रांसफर तो नीचे की तरफ होता है ना, ट्रांसफर तो क्या होता है? ये नीचे की तरफ, इसका नाम होता है बेसिपेटली ट्रांसपोर्ट। बेसिपेटली का मतलब बेस की तरफ। अब यही बात हमारे को रूट में पता लगी कि जो पौधे की रूट होती है ना, उसमें ये टिप में बनता है, उसमें ये एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है इसका ट्रांसपोर्ट का। एक्रोपिटल का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आता है, और बेस स्टेम के अंदर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आना क्या बोलते हैं? बेसिपेटल अरेंजमेंट, और नीचे से ऊपर आना एक्रोपिटल अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको हमें? यदि किसी स्टेम की टिप को काट दूं मैं, तो क्या वो मुड़ेगा लाइट की तरफ? नहीं मुड़ेगा, क्योंकि टिप रीजन के ऊपर ही, टिप रीजन पे क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। दूसरा, अब देखो धीरे धीरे इसमें क्या क्या स्टडी हुई है। एक साइंटिस्ट थे कोगल और स्मिथ, ठीक है ना। कोग और जो स्मिथ थे 1931 के अंदर, उन्होंने देखा ह्यूमन यूरिन के अंदर से 3 ऑक्सीजन निकाले उसने, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और हीट्रोक्सीजन। बाद में पता लगा जो रियल ऑक्सीजन है वो कौन सा है? हीट्रोक्सीजन है। यानी जिस बंदे के अंदर विटामिन बी, ठीक है ना, विटामिन बी का नाम होता है विटामिन B1, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, निएसिन। निएसिन की जिसमें कमी होती है ना, उस बंदे को पेलेग्रा बीमारी बोलते हैं। मतलब पेलेग्रा बीमारी होगी, जिस बंदे को पेलेग्रा की बीमारी होती है ना, उसके यूरिन में हीट्रोक्सीजन होता है। क्या होता है? हीट्रोक्सीजन। और हीट्रोक्सीजन से जो ऑक्सीजन बना था उसका नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। क्या नाम होता है? IAA। यानी ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने 1880 के अंदर कैनरी ग्रास के ऊपर स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि इस ग्रास के अंदर लाइट के प्रति सेंसेशन है, यानी लाइट के तरफ ये मुड़ता है। जब इन्होंने बताया कि टिप रीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन बनता है। जब उन्होंने डीकैप्टेटेड यानी उसके ऊपर से रिमूव किया, तो वो स्टेम में लाइट की तरफ नहीं मुड़ा, जिससे ये प्रूव हो गया कि स्टेम के टिप के रीजन बनता है, टिप रीजन में ही ऑक्सीजन बनता है। अब दूसरा होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन, तो ऊपर से नीचे आना बेसिपेटल, और नीचे से ऊपर जाना क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल। ज्यादातर बेसिपिटल होता है इसके अंदर। अब ह्यूमन यूरिन से ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और ऑक्सीजन हीट्रोक्सीजन निकाला। जो कोगल साइंटिस्ट ने बताया कि जो आदमी पेलेग्रा जिसको बीमारी होती है, ठीक है ना, उसके यूरिन में भी क्या होता है? हीट्रोक्सीजन होता है। हीट्रोक्सीजन वास्तव में इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम रियल ऑक्सीजन बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, एक होता है ऑक्सीजन प्रेसिक्यूसर्स, ट्रिप्टोफन। यानी जो ट्रिप्टोफन है, ट्रिप्टोफन से ही ऑक्सीजन बनता है। यानी ऑक्सीजन का रॉ मेटेरियल क्या है? ट्रिप्टोफन। कौन सा है? कई बार पूछा गया है पेपर में ये। और नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन कौन सा है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब एक है एंटीऑक्सीजन। कौन सा है भाई? एंटीऑक्सीजन।
PCIB और TIBA, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो ऑक्सीजन के एंटी काम करते हैं, उसको बोलते हैं PCIB और TIBA। फुल फॉर्म आप देख लीजिए इसका। इसका नाम होता है पैरा क्लोरोफिनोक्सी आइसोब्यूट्रिक एसिड। और एक होता है बाउंड ऑक्सीजन, जैसे इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एलिनिन के साथ मिला होता है, इंडोल एस्टिक एसिड, ठीक है ना, इंडोल एस्टिक एसिड ग्लूकोन के साथ, इंडोल एसिड जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच होता है, इसको बाउंड कहते हैं हम, बाउंड ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन में हम बात करें तो बाद में रिसर्च की गई तो 2,4-D और 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA, NAA, ये सारे के सारे सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इनके वही काम होते हैं जो नेचुरल ऑक्सीजन में होते हैं। अब IBA बाद में ढूंढा गया, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है, यानी ये नेचर में ही पाया जाता है और ये सिंथेटिक होता है, यानी ह्यूमन के द्वारा बनाया गया भी होता है ये। नेक्स्ट है भाई बायोएसे। बायोएसे में क्या आता है कि ऐसी कौन सी रिसर्च हुई थी जिनका इनका फंक्शनिंग पता लगा। एक तो वही है कि भाई बंद कमरे में जब एक साइड से लाइट आ रही हो तो पौधा हमने उगा दिया, तो पौधा किसकी तरफ जाएगा, लाइट की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं एविना कर्वेचर टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसकी टिप निकाल देंगे तो ये नहीं मुड़ेगा, यानी ये प्रूव होता है कि टिप रीजन के ऊपर भी क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। एक होता है रूट ग्रोथ, हमने बहुत सारे सीड्स डाले एक कल्चर मीडिया में, ऑक्सीजन स्प्रे कर दिया तो रूट बन गई। किसमें हेल्प किया इसने, रूट फॉर्मेशन में। पर जब हमने और ऑक्सीजन डाला तो रूट ग्रोथ रुक गई, यानी इट हेल्प्स इन रूट फॉर्मेशन बट इनहिबिट रूट ग्रोथ। ये रूट ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी रूट फॉर्मेशन में तो हेल्प करता है ये, पर रूट ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, यानी इन रूट फॉर्मेशन कर देगा और उसकी ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। ऑक्सीजन डालने से क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, सोल्यूट कंटेंट ज्यादा स्टोर होने लग जाते हैं पौधे के अंदर, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। छोटी सेल को बड़ा करता है ऑक्सीजन, छोटी सेल को क्या करता है, बड़ा करता है, सेल इनलार्जमेंट करता है ये, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान से, इसके अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर, आपने प्लांट टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा, माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक होती है, वो भी सुनी होगी, मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, किसी भी प्लांट के पार्ट से, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, हम उससे नया पौधा बना सकते हैं लैब के अंदर। इसका डिटेल में ही करवा देते हैं, एक बना रखे हमने, वो ले लेते हैं पहले। ये देखिए भाई, प्लांट टिश्यू कल्चर, इसी का नाम होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। सेल की जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है पौधे के अंदर, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो नया प्लांट बना सकता है, इसका नाम होता है टोटीपोटेंसी। प्लांट का वो पार्ट जिससे हमारे को नया प्लांट बनाना है उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। वो रूट भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकती है। कोशिश वो रीजन लेने की करते हैं जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल अलग हो, ज्यादा हो, और उसके अंदर कोई भी पैथोजन वगैरह, फंजाई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन ना हो। तीसरा स्टरलाइजेशन, सबसे पहले जो भी हम लैब में इक्विपमेंट यूज करेंगे वो सारे स्टराइल करो ताकि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। आइसोलेशन ऑफ सेल्स टिश्यू फ्रॉम द एक्स प्लांट, मान लीजिए पौधे की हमने रूट टिप ले ली, तो रूट टिप लेके या शूट टिप लेके या लीफ लेके हमने पेस्टल मोर्टल में क्रश कर लिया उसको, ताकि सेल अलग अलग हो जाए। इतना भी क्रश नहीं करना कि सेल भी फटके ऑर्गनली बन जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, पुटिंग न्यूट्रिएंट मीडियम इनटू एसेप्टिक मीडियम, एसेप्टिक मीडियम में डाल लो, जैसे टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें कल्चर मीडिया डाला, इसमें वो सेल डाल दी। इस सेल का डालना इसमें, इसका नाम होता है इनोकुलेशन। क्या नाम होता है इसका, फिर इसमें ऑक्सीजन और साइटोकिनिन डाल दिया, क्योंकि साइटोकिनिन सेल को डिवाइड करता है, ऑक्सीजन सेल का साइज बढ़ा देता है। यदि मैं ऑक्सीजन डाल लूंगा, किसी सेल में मैंने ऑक्सीजन डाला तो सेल का साइज बढ़ जाता है। फिर मैंने इसके अंदर साइटोकिनिन डाला तो सेल डिवाइड कर जाती है।
ऑक्सिन अकेला काम कर सकता है पर साइटोकिनिन अकेला काम नहीं करता। एक और बताता हूं साइटोकिनिन की बात, आपको तो याद आ गई मुझे। एक गिलास में आपने पत्ते को डाल दिया, बिल्कुल 2 पत्ते एक टाइम पे आए हुए, और एक गिलास में हमने साइटोकिनिन ले लिया, उसमें वो पत्ता डाल दिया। हमने देखा जिस गिलास के अंदर पानी डाला था ना, उसमें हमने लीफ डाल रखा है, वो तो 5-4 दिन में ही सड़ गया, गल गया, बिल्कुल स्मेल आने लगी उसमें से। और जिस गिलास में हमने साइटोकिनिन लिया था, ठीक है ना, उसमें जो लीफ डाला था वो 15-20 दिन तक भी नहीं सड़ा। यानी डिले ऑफ सेंसेंस, यानी जो एजिंग होती है ना उसको वो बढ़ाता है, यानी उसको यंग रखने में हेल्प करता है ये। इस इफेक्ट का नाम होता है रिकमोंड लैंग इफेक्ट। क्या नाम होता है इसका? रिकमोंड लैंग इफेक्ट, यानी डिले ऑफ सेंसेस बोलते हैं इसको, डिले ऑफ एजिंग बोलते हैं। तो ये साइटोकिनिन काम करता है। ऑक्सिन अकेला काम करता है, सेल का साइज बढ़ाता है, साइटोकिनिन इसको डिवाइड करता है। ऑक्सिन का एग्जांपल है 2,4-D, और साइटोकिनिन का एग्जांपल बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन। ये ऑक्सिन है, ये साइटोकिनिन है। तो ये ऑक्सिन और साइटोकिनिन डाल के तो हम क्या करते हैं भाई, अब एक सेल लिया हमने, ऑक्सिन और साइटोकिनिन डाल दिया, सेल डिवाइड करना शुरू कर दी, और सेल का एक ग्रुप बन गया, उसका नाम होता है कैलस। मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इज कॉल्ड कैलस। अब कैलस में छोटे छोटे प्लांट ग्रोथ करने लग गए, इसको बोलते हैं प्लांटलेट्स। क्या बोलेंगे इसको हमें? प्लांटलेट्स। अब एक ही टेस्ट ट्यूब में जब इतनी चीज होगी है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, तो उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं, पुराने मीडियम से फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं इसको, कैलस को। इसका नाम होता है सब कल्चरिंग। क्या नाम होता है इसका? और फिर जो प्लांटलेट्स होती है, प्लांट नहीं बोलते, प्लांटलेट्स बोलते हैं, इसको फिर जमीन पे लगा देते हैं, इसका नाम होता है हार्डनिंग। क्या नाम होता है इसका? हार्डनिंग। यानी सबसे पहले देखिए, सब कल्चरिंग कर लिया और पुराने मीडियम से नए मीडियम में डाल दिया ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो पौधे में। फिर इसको जमीन पे लगा दिया, उसको हार्डनिंग बोलते हैं। मान लीजिए पौधे में रूट कम बनी, तो ऑक्सीजन ज्यादा डाल दो। देखो नॉर्मली 50% ऑक्सीजन लेते हैं, 50% साइटोकिनिन लेते हैं, तो नॉर्मल ग्रोथ होती है। यदि आपने ऑक्सीजन ले ली 60%, साइटोकिनिन ले ली 40%, तो रूट ज्यादा बढ़ेगी। और ये 40 ले लिया, साइटोकिनिन 60 ले लिया, तो शूट बढ़ेगा। तो हम देखते रहते हैं भाई पौधे में जो ये कैलस में प्लांटलेट्स बन रहे हैं, इसमें रूट बनानी है तो ऑक्सीजन ज्यादा डाल दो, और साइटोकिनिन डालोगे तो शूट ज्यादा बनेगा। और नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो दोनों 50% रहने दो। तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं, और एक सेल से एक कैलस में लगभग 1500 के करीब छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। तो एक सेल से हमें 1500 पौधे एक महीने में तैयार हो गए। पर अच्छी बात क्या होती है कि जो रेयर प्लांट है, जिसकी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ज्यादा है, मेडिसिनल प्लांट ज्यादा है, इंपोर्टेंस ज्यादा उसकी, उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर से उगा सकते हैं। कमी क्या है? क्योंकि नए जीन आने के चांस नहीं है, सेम उनका क्या होगा, जीनोटाइप होगा, बिल्कुल सेम के सेम जीन प्रेजेंट होंगे। इसलिए यदि रूट टिप ली है तो रूट टिप कल्चर, सूट लिया तो सूट टिप कल्चर। और इवन इस टेक्निक से हमने क्या किया, जो पौधे बाइसेक्सुअल थे ना नेचर में, हमने उसका ओव्यूल्स लिया, ओव्यूल्स लेके उसमें कोलिसिसिन डाल दिया, एग ले लिया, एग में कोलिसिसिन डाल दिया। कोलिसिसिन एक ऐसा केमिकल होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर देता है। फिर इसका प्लांट टिश्यू कल्चर कर दिया, नया प्लांट बन गया। और नया प्लांट क्या बन गया? सिर्फ फीमेल प्लांट बन गया। यानी नेचर में जो पौधा बाइसेक्सुअल था, ह्यूमन ने अपनी रिसर्च से उसको क्या बना दिया? यूनिसेक्सुअल बना दिया। क्योंकि कोलचिसिन एक ऐसा केमिकल होता है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर देता है। ये माइटोसिस मियोसिस में आपने पढ़ा था। तो इसी तरह हमने एंथर में से पोलन ग्रेन लिए, पोलन ग्रेन के अंदर कोलिचिसिन डाल दिया। अब ये तो पोलन ग्रेन तो हैप्लोइड होते हैं, तो कोलिचिसिन डालते क्या हो गई है? डिप्लोइड। डिप्लोइड होने के बाद हमने इसका प्लांट टिश्यू कल्चर कर दिया। अब क्या बन गया? मेल प्लांट बन गया। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर है। इसी को हम मॉडिफाइड रूप को हम पोलन कल्चर बोल देते हैं, इसी को हम एग कल्चर बोल देते हैं, इसी को हम शूट टिप कल्चर बोल देते हैं, इसी को हम रूट टिप कल्चर बोल देते हैं, इसी को हम लीफ कल्चर बोल देते हैं। तो इस टेक्निक में क्या यूज करते किया जाता है भाई? ऑक्सिन और साइटोकिनिन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सिन और साइटोकिनिन। अब हम ऑक्सिन को ही कंप्लीट कर पाएंगे आज, ऑक्सिन देखेंगे इसको। तो ऑक्सिन का पहला काम क्या होता है?
देखे ध्यान से। कैम्बियम एक्टिविटी को बढ़ाता है। पहली बात तो ऑक्सीजन क्या करता है, सेल का साइज बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं सेल इनलार्जमेंट। दूसरा होता है कैम्बियम एक्टिविटी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डाइकोट में क्या होता है, कैम्बियम रिंग होती है, वो कैम्बियम रिंग में डिवीजन होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तीसरा, साइटोकिनिन के साथ मिलकर सेल को डिवाइड कर देता है। प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसको माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं, उसमें हेल्प करता है। रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पर रूट की ग्रोथ को रोकता है ये। एक आता है एपिकल डोमिनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पौधे में यदि 10 टहनियां ना, तो बीच वाली जो टहनी होती है ना पौधे की, देखो जैसे बीच वाली उंगली लंबी है ना सभी से, उसी तरह पौधे की जो बीच वाली टहनी होगी ना, वो सबसे लंबी मिलेगी, क्योंकि बीच वाली टहनी की टिप में ऑक्सीजन बनता है। यानी बीच वाली टहनी अपने आप को पौधे से सबसे लंबा रखने की कोशिश करती है। बाकी सो लेटरल जो ब्रांच होती है, उसकी साइड वाली ब्रांच होती है, वो छोटी रहती है, क्योंकि एपिकल जो बीच वाली टहनी है डोमिनेंट ना सबके ऊपर, तो इस कंसेप्ट का नाम होता है एपिकल डोमिनेंस। अब एक साइंटिस्ट ने क्या किया, जो बीच वाली टहनी थी ना, वो उसका टिप रीजन काट दी। अब काट दी तो साइड वाली टहनी क्या होगी, लंबी होगी उससे, यानी अब उसमें ऑक्सीजन नहीं बन पाया, और तो साइड वाली टहनी क्या होगी, लंबी होगी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो टिप रीजन काटी थी ना, इसके ऊपर दोबारा ऑक्सीजन का जेल लगा दिया, तो 2-3 वीक के बाद देखा तो ये बीच वाली टहनी फिर लंबी होगी। यानी ऐसा कौन सा केमिकल है जो बीच वाली टहनी को लंबा करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन है। इसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी बीच वाला जो एपिकल ब्रांच है ना, बिल्कुल बीच वाली मिड जो ब्रांच होती है, वो अपने आप को डोमिनेट रखती है बाकी सबसे, भाई मैं आगे चलूंगी तुम पीछे। यदि उसकी टिप रीजन काट दी, ऑक्सीजन खत्म कर दिया, तो साइड वाली टहनी लंबी हो जाएंगी। पर यदि कटे हुए पोर्शन में दोबारा हमने ऑक्सीजन जेल डाल लगा दिया, तो वो फिर साइड बीच में से लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक का नाम क्या हो गया, एपिकल डोमिनेंस। दूसरा, प्रीमेचर फॉलन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट। मान लीजिए आपको पड़ोस में अमरूद लगे हुए हैं, आंटी कभी मना कर देती, आप तोड़ने जाते हो, तभी कहते थी भाग जाओ यहां से, तो आपको गुस्सा आएगा। अब क्या किया, ऐसे बच्चे ने एब्सिसिक एसिड लिया, एब्सिसिक एसिड रूट के थ्रू भी दिया जा सकता है, और स्प्रे भी किया जा सकता है। उसने क्या किया, स्प्रे कराई उसके अमरूद के ऊपर। अगले दिन 2 दिन बाद सारे अमरूद पत्ते गिर गए उसके, है ना, बिना मतलब ऐसा पौधा रह गया जिसमें लीफ और फ्रूट नहीं है बस। तो यानी क्या होता है, प्रीमेचर फॉलन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट इज कॉल्ड एब्सिसन। क्या बोलेंगे इसको, एब्सिसन। तो ये एब्सिसिक एसिड कोज करता है। पर यदि आपके घर में कोई पौधा है, उसके प्रीमेचर फॉलन हो जाते हैं लीफ और फ्रूट, तो उसमें ऑक्सीजन छिड़क दो आप, तो वो नहीं गिरेंगे। तो प्रीमेचर फॉलन जो होता है लीव्स और फ्रूट का, उसको कौन रोकता है, ऑक्सीजन रोकता है। दूसरी बात क्या होता है, एक याद रख लो, टर्मिनोलॉजी पेपर में आती है, गिब। मान लीजिए अपने पौधे में मेल प्लांट भी है, फीमेल मतलब बाइसेक्सुअल है पौधा, आपने गिबरलिक एसिड छिड़क दिया उसमें, जिबरलिन जिसको बोलते हैं गिबरलिक एसिड। जो गिबरलिक होता है ना, वो मेल फ्लावर इंड्यूस करता है, यानी पौधा बाइसेक्सुअल भी है ना, तो फीमेल फ्लावर नहीं लगेंगे उसमें, क्या लगने लग जाएंगे, मेल फ्लावर लगने लग जाएंगे। यानी जो गिबरलिक एसिड है ना, वो मेल फ्लावर को इंड्यूस करता है। और ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ठीक है ना, और इथाइलिन जो होते हैं ना, ये हार्मोन फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करते हैं। केवल एक करता है मेल को इंड्यूस, कौन करता है, गिबरलिन, जिबरलिन, जो भी नाम बोलते हो आप। पर ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोड्यूस सीडलेस और पार्थेनोकार्पिक हो गया। ऑक्सीजन हैव फेमिनाइन इफेक्ट ऑन सम प्लांट, कुछ पौधों के ऊपर यदि हम ऑक्सीजन छिड़केंगे तो फीमेल फ्लावर ज्यादा लगेंगे, मेल फ्लावर कम हो जाएंगे। यानी नीट में क्या आएगा कि मेल फ्लावर इंड्यूस करने हैं तो कौन सा केमिकल डालोगे, जिबरलिन डालोगे, और फीमेल उगवाने हैं तो ऑक्सीजन डाल दो, साइटोकिनिन डाल दो, इथाइलिन डाल दो। ठीक है, अब आता है भाई पार्थेनोकार्पी। मैंने बताया था पपीता के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं खाते हुए, तरबूज के अंदर बीज होते हैं। तो आजकल क्या करते हैं हम, जब फ्रूट फॉर्मेशन होने लग जाए ना, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन और गिबरलिन, जिबरलिन का स्प्रे कर दो आप, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी डेवलप फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे वो फ्रूट होते हैं जल्द ज्यादा मीठे होते हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है, और
खाते हुए इरिटेशन भी नहीं होती क्योंकि बीज नहीं होते उसके अंदर। तो सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में दो हार्मोन होते हैं, ऑक्जिन और जिबरलिन, ठीक है। और प्लांट टिश्यू कल्चर में दो होते हैं, ऑक्जिन और साइटोकाइनिन। समझ में आया आपको? मेल फ्लावर इंड्यूस करता है जिबरलिन, बाकी सारे क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर। दूसरा इसके अंदर एक बात देख लीजिए आप, विडिसाइड्स। देखिए ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। गेहूं की फसल हम उगा रहे हैं, मोनोकोट उगा रहे हैं, बीच में उसमें बथुआ वगैरह अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वीड्स। क्या बोलेंगे? तो या तो एक एंड पिकिंग मेथड, एक जाओ एक तोड़ के आओ, पर उससे फसल के ऊपर चलोगे वो नुकसान हो जाता है। तो एक स्प्रे किया जाता है, उसका नाम होता है 2,4-D। क्या नाम होता है? और 2,4,5-T। ये क्या करता है, दे रिमूव ब्रॉड लीव्स वीड्स, यानी चौड़े पत्ते वाले, चौड़े पत्ते किसके होते हैं, डाइकोट के, तो ये डाइकोट वीड्स को वहां से रिमूव कर देते हैं। पर मान लीजिए कई बार घास ही इतना ज्यादा उग जाए, उसको निकालना हो, तो वहां पे क्या होता है, डेलापोन, डेलापोन डालेंगे विथ किल ग्रास इन ब्रॉड लीव्स क्रॉप। जहां पे डाइकोट की बीज फसल उगा रखी है, वहां पे ग्रास ज्यादा हो गया, तो हमारे को क्या स्प्रे करना पड़ता है भाई, डेलापोन स्प्रे करना पड़ता है। यानी 2,4-D, 2,4,5-T और डेलापोन विडिसाइड का काम भी करती हैं, हर्बिसाइड का काम करती हैं। ये ऐसा केमिकल होते हैं जो फसल अनवांटेड, फसल में जो अनवांटेड क्रॉप उग जाती है ना, अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं क्रॉप के बीच में, उसको निकालने में हेल्प करते हैं। तो 2,4-D, 2,4,5-T एक तरह काम करते हैं, और डेलाफोन क्या करते हैं, ग्रास को निकालने का काम करते हैं। और एक बार जापान के अंदर क्या हुआ था, बता देता हूं लास्ट में, ये भी एक वीकली एसिडिक हार्मोन होता है भाई। जापान के अंदर ये है 1800, 1800 के करीब, वहां पे देखा भाई जापानियों ने, उन्होंने पेडी प्लांट यानी धान के पौधे उगा रखे थे। तो 10-12 एकड़ के अंदर जब जमीन में पौधे उगा रखे थे, तो एक पर्टिकुलर एरिया में, कहानी आती है कई बार इसकी यूट्यूब पे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, एक धान के पौधे ना बड़े बड़े हो गए और वो स्ट्राइल पैदा होने लग गए। यानी धान के अंदर स्पाइकलेट, यानी जिसके अंदर बीज बनता है ना, वो नहीं बना, इन्फ्लोरेसेंस नहीं बना उसके अंदर, ठीक है ना, इन्फ्लोरेसेंस नहीं बना उसके अंदर। एक 2 मिनट आगे चला हुआ है, ठीक। तो ये ना क्या हुआ, तो धान का जो खेत होता ना, उसके एक कोने पे धान के पौधे बहुत लंबे हो गए। तो जब साइंटिस्टों ने देखा भी ये लंबे पौधे हैं, स्ट्राइल भी हैं, कुछ फायदा नहीं इनका, तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा जिसके नीचे कभी ना कभी कब्रें होंगी, जिसकी वजह से ना न्यूट्रिएंट ज्यादा आ गए, इसलिए पौधे बढ़ गए। क्योंकि मिथोलॉजी हर जगह होती है, लोग पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्ट कर लेते हैं। जब साइंटिस्ट की टीम ने देखा उसकी स्टडी करके, तो जो बड़े पौधे थे ना धान के पौधे, उनके नीचे जड़ पे फफूंदी लगी हुई थी। उस फंगस का नाम था गिबरलिया फुजिकोराई। क्या नाम था, गिबरलिया फुजिकोराई। और जो बीमारी का नाम हो गया, जो डिजीज थी, इसका नाम क्या हो गया, बैक एंड डिजीज। क्या नाम हो गया इसका, बैक एंड डिजीज। स्प्रेड हो रहा है ये, बैक एंड डिजीज या फुलिश डिजीज बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, पौधा थिन हो जाता है, पेल ग्रीन हो जाता है, स्पिंडल शेप का हो जाता है और स्ट्राइल हो जाता है, ठीक है। और गिबरलिया फुजिकोराई फंगस की एक परफेक्ट स्टेज होती है, इसका नाम होता है फुसेरियम मोनोलिफॉर्म। इसमें से केमिकल निकलता था गिबरलिक एसिड 3। आजकल तो इस गिबरलिया से लगभग 15 हम गिबरलिक एसिड निकाल चुके हैं, और लगभग 155 के करीब हम रिसर्च में, या 125 के करीब डिफरेंट गिबरलिन ढूंढ चुके हैं। तो इस गिबरलिया फुजिकोराई की वजह से ही गिबरलिक एसिड 3 बन रहा था, और गिबरलिक एसिड 3 की वजह से ही पौधे की लेंथ बढ़ रही थी। तो पहली बात होती है भाई, रोस्टी प्लांट, जो पौधे बोनने होते हैं, जैसे बंद गोभी का पौधा होता है, उसमें आप गिबरलिक एसिड छिड़क दो, वो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, यानी इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाएगी, इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाएगी। इस टर्म का नाम होता है बोल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हमें, बोल्टिंग। यानी रोस्टी प्लांट वो होते हैं जो बोने पौधे होते हैं, और बोने पौधे का लंबा होना क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। यानी जो जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट भी होते हैं ना, यदि हम उसमें गिबरलिक एसिड का स्प्रे कर दें 2-4 बार, तो वो पौधा बहुत लंबा हो जाएगा, पर उसके जीन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता भाई, मैंने बताया था गिबरलिक एसिड कौन से फ्लावर को इंड्यूस करता है, मेल फ्लावर को। और गिबरलिक एसिड किस में हेल्प करता है, पार्थिनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। एक क्या होता है
कई फ्लावर, कई पौधे होते हैं सर्दियों में फूल आते हैं उनके, गर्मियों में फूल नहीं आते, उसके ऊपर गिबरलिक एसिड छिड़क दो, फूल आ जाएंगे। यानी वर्नलाइजेशन बोलते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कई बीज उगते नहीं है, आप बीज को रात को फ्रिज में रख दो, सुबह उगा दो, 2-4 दिन बाद उग जाएंगे। यानी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, जिनको कम टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है, तो उसकी या तो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कर दो या गिबरलिक एसिड छिड़क दो उनके ऊपर। तो ये दोनों का अल्टरनेट है ये, ठीक है। आज आपको सिर्फ ये दो करने हैं, ऑक्सिन हार्मोन और गिबरलिन हार्मोन, इतना ही करेंगे।